Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 13, gaseous exchange. And our topic is gaseous exchange in plants. First of all, introduction. As we know, all living organisms require energy to perform their various metabolic activities or various activities. So, for that purpose, in order to obtain energy, they oxidize energy-rich molecules like ATP. अच्छा, असांखे ख़बर हुजणु खपे त जेके बि जानदार आहिनि उन सभिनी खे पंहिंजूं एक्टिविटीज़ परफॉर्म करण जे लाइ एनर्जी जी ज़रूरत हूंदी आहे ऐं उहा एनर्जी हासिलु कंदा आहिनि एटीपी मां। एटीपी खे उहो ऑक्सीडाइज़ करे ऐं टोड़े करे ऐं एटीपी मां उहो एनर्जी हासिलु कंदा आहिनि। उहा एनर्जी यूज़ कंदा आहिनि फॉर देयर वेरियस एक्टिविटीज़। नाउ द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एटीपी टू लिविंग सेल्स is made possible through process of respiration. ATP कैसे हासिल होती है, कहाँ से हासिल होती है, तो उसकी बात हो रही है कि ATP की जो कंटिन्यूस सप्लाई होती है बॉडी को, वो हासिल होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन है क्या? द प्रोसेस ड्यूरिंग विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस. Or in other words, we can say cellular respiration is a catabolic pathway for the production of ATP, adenosine triphosphate, from the food. जैसे मैंने कहा कि प्रोसेस ड्यूरिंग विच ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाएगा, तो ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को यूज़ किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इज द सोर्स ऑफ एटीपी। उसके बाद एन ऑर्गेनिज्म कैन जनरेट नंबर ऑफ एटीपी यूजिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल which can be obtained from the external environment. और आपको पता है रेस्पिरेशन के लिए मतलब कि ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो ऑर्गेनिज्म जो है एटीपी को जनरेट करने के लिए वो यूज़ करते हैं मालिक्यूलर ऑक्सीजन, और मालिक्यूलर ऑक्सीजन की मदद से वो हासिल की जाती है एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज। और ड्यूरिंग द कैटाबोलिक पाथवे कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज एज द बाय प्रोडक्ट। और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए तो उनको चाहिए मतलब कि ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन के जब ग्लूकोज को तोड़ती है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका ज़रूरी है कि उसका निकलना बॉडी से, ऑक्सीजन का ज़रूरी है कि वो बॉडी के अंदर आए, और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से निकलना ज़रूरी होता है। अगर वो ना निकली तो बॉडी जो है वो डैमेज हो जाएगी और ये सेल के लिए हार्मफुल है। इट रिमेन्ड इन द सेल, अगर वो रही तो वो सेल के लिए नुकसानदायक, तो इसका मतलब उसका निकलना ज़रूरी होता है। सो दस द लिविंग ऑर्गेनिजम्स thus the living organisms are always in the need of gaseous exchange. सो ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना ये ज़रूरी होता है। तो इस वजह से हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो उसमें गैसेस एक्सचेंज ज़रूरी होती है। इन एडिशन टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथिसिस। और ग्रीन प्लांट में फोटोसाइंस के लिए भी मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ड्यूरिंग फोटोसाइंथिसिस प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज द ऑक्सीजन। वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसको भी कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेकिन ये किसके लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस। द गैस एक्सचेंज इन ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और ये गैस एक्सचेंज जो है ऑर्गेनिज्म में वो अकर होती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये अकर होती है। मतलब कि डिफ्यूजन के लिए क्या होता है कि मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। चलो ये है स्ट्रक्चर। आप देखें कि
दोनों प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पे शो किया गया और रेस्पिरेशन भी। तो मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, तो वो 24 घंटे चलती रहती है, डे एंड नाइट में। तो ये देखो ऑक्सीजन इन और ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा और वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये दोनों बाहर निकलते हैं और इसमें से क्या पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। और देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वर्क होता है ड्यूरिंग द डे टाइम, और उसके दौरान क्या होता है, प्लांट्स आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन। तो इसका ऑक्सीजन का बाहर निकलना भी ज़रूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना भी ज़रूरी है फॉर द फोटोसिंथेसिस। और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का अंदर आना ज़रूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना ज़रूरी है। उसके बाद है एफिशिएंट गैस एक्सचेंज डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो डिपेंड करती है। हाँ, गैस एक्सचेंज जे लाइ प्रॉपरली 3 फैक्टर जी ज़रूरत हूंदी आहे, तंहिंजे करे उहे प्रॉपरली जेका गैस एक्सचेंज आहे उहा मेंटेन जेका आहे उहा डिपेंड कंदी आहिनि फैक्टर्स ते, ऐं उहा प्रॉपरली ईज़ीली अकर थींदी। नंबर पहिरियों आहे डिफ्यूजन ग्रेडियंट्स। डिफरेंट ग्रेडियंट मां अॻिते ॾेखारियां थो तव्हांखे तो छा मतलब है इनजो, लेकिन अचो ॾिसूं कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन। अब ये देखें तस्वीर डिफ्यूजन ग्रेडियंट की। अब यहाँ पे देखें ये है हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे देखिए आप लो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो डिफरेंस है इन कंसंट्रेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, उसमें कंसंट्रेशन में जो फ़र्क है, इसी कंसंट्रेशन के फ़र्क को कहते हैं डिफ्यूजन ग्रेडियंट कहते हैं। अब आते हैं नंबर 2, दे should be large surface area according to the volume of organism। ऑर्गेनिज्म के वॉल्यूम के बनिस्बत सरफेस एरिया जितना लार्ज होगा उतनी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो इफेक्टिव अकर होगी। आप इसमें तस्वीर में देखें लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। अगर मैं एग्जांपल के लिए ये रखा है, द सेल साइज इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज मच फास्टर देन इट्स सरफेस एरिया। अगर देखिए आप सरफेस एरिया कम है, मतलब जितनी ये सरफेस एरिया इतनी है, तो ये देखिए आप इसमें सेल की साइज़ बढ़ रही है, सेल की साइज़ बढ़ रही है, सेल की साइज़ बढ़ रही है 1 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर और 4 माइक्रोमीटर। अब जैसे जैसे सेल की साइज़ बढ़ रही है ना, तो उसका सरफेस एरिया जो है वो ज़ाहिर बात है वो कम होगा, और अगर सेल की साइज़ छोटी है तो उसका सरफेस एरिया जो है वो लार्ज होगा। तो ये लार्ज सरफेस एरिया के अंदर तो इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर होती है। अगर जितना सरफेस एरिया कम होगा तो डिफ़िकल्टी से डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो इफेक्टिवली अकर होगी। नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा, तीसरा ये है कि मेम्ब्रेन का मॉइस्ट होना भी ज़रूरी है। अगर मेम्ब्रेन मॉइस्ट होगी ना तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इफेक्टिव होगी, डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव होगा अगर वो मेम्ब्रेन मॉइस्ट है तो ऑक्सीजन इजीली अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली बाहर जाएगी। तो ये है मतलब के फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। उसके बाद आते हैं रेस्पिरेटरी मीडिया। रेस्पिरेटरी मीडिया है छा? रेस्पिरेटरी मीडिया इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज रिफर्ड टू एज रेस्पिरेटरी मीडिया। रेस्पिरेटरी मीडिया कहते हैं उस सोर्स को जहाँ से वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं, उस सोर्स को कहते हैं रेस्पिरेटरी मीडिया। देयर आर 2 कॉमन रेस्पिरेटरी मीडिया फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज एयर एंड वाटर। हाउ? Air is the source of oxygen for terrestrial organisms. In the air, about 21% oxygen is present. So, it is easily taken in the plant and animals. से देखें 21% ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन है 78% और बकाया गैसेस 1%। तो ये मतलब के ईजिली होता है। उसके बाद नंबर 2, वाटर। वाटर इज आल्सो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर एक्यूटिक ऑर्गेनिजम्स। और वाटर में जितना अमाउंट हम एयर का उठाएंगे उतना अगर वाटर का अमाउंट उठाएंगे तो उसमें 5% होती है, एयर में 21% और वाटर में 5%। और वाटर जो होता है वो डेंसर होता है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर।